आज चर्चा की शुरुआत करने वाला हूं एक जज, हाई कोर्ट के एक जज के बयानों से। दरअसल ये बयान दिए गए थे एक हफ्ता पहले, 8 दिसंबर को। जज का नाम है जस्टिस शेखर यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। मौजूदा जज हैं, रिटायर नहीं हुए हैं, ठीक है, उनकी मर्जी। कार्यक्रम में थे, प्रयागराज में यह कार्यक्रम चल रहा था और यहां पर काफी कुछ ज्ञान दिया। ज्ञान जस्टिस शेखर यादव ने बिना लार लपेट दो टूक बोले जज कि बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलेगा भाई देश। तो कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। कानून में ये कहते हैं 99% दोषी भी आरोप मुक्त क्यों ना साबित हो जाए, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कानून तो भैया बहुसंख्यक के हिसाब से चलता है। सबके लिए एक कानून क्यों नहीं बनना चाहिए। हम सहिष्णु और उदार हैं, बच्चों को वेद अहिंसा पढ़ाते हैं, दूसरे लोगों के बच्चों के सामने वध किया जाता है। वध मुसलमानों के बारे में बता रहे हैं कि ये अपने बच्चों को काइंडनेस, विनम्रता कैसे सिखाएंगे। ये तो जानवरों को मार देते हैं अपने बच्चों के सामने। कामाख्या मंदिर नहीं गए जज साहब, ना पशुपतिनाथ मंदिर, चलिए वो तो नेपाल में हो गया, कामाख्या तो असम में है, बलि होती है। और संविधान तो आप जानते हैं, संविधान अपने धर्म को प्रोपगेट करने, बढ़ाने, उसको फॉलो करने, उसका पालन करने की पूरी इजाजत देता है। जज साहब ने यहां तक कह दिया कटमुल्ला शब्द गलत। भाई गाली की तरह होता है ना, कटमुल्ला है ये, लेकिन मुझे कहने में गुरेज नहीं, यह भी जोड़ दिया। 2 सितंबर 2021 को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के खबर के हवाले से यह रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। जस्टिस शेखर यादव ने कुछ और ज्ञान दिया था। गौ तस्करी का मामला था। इन्होंने क्या कहा अदालत में अपने फैसले में, वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। ज्ञान के चक्षु खोलते हैं ये। उन्होंने संसद से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गौ रक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार घोषित करने का भी आह्वान किया था। आप में से बहुत से लोग कहेंगे इसमें क्या जाता है। इन्होंने अक्टूबर 2021 में एक फैसले में एक विवादित सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से रामकृष्ण, रामायण, गीता, महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास को राष्ट्रीय सम्मान और विरासत का दर्जा देने के लिए एक कानून लाने पर विचार करना चाहिए। अब अगर ये राजनेता हों, ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हों, ये बजरंग दल से जुड़े हों, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हों, जिस भी किसी संगठन के सदस्य की हैसियत से ये बातें कहे, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। पर आप जज हैं, आपको निष्पक्ष होना है, आपको दरिया दिल होना होता है और न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन 1997 की गाइडलाइंस भी हैं, जिनके तहत आपको चलना होता है। इसमें कोई भी न्यायाधीश न्यायिक निर्णय के लिए लंबित या संभावित मामलों पर सार्वजनिक बहस में शामिल नहीं होगा या राजनीतिक विचार व्यक्त नहीं करेगा। कर रहे हैं। अब इनके लिए जो जज को हटाने का एक तरीका होता है महाभियोग, इंपीचमेंट करनी पड़ती है, संसद में उसके लिए प्रस्ताव लाना होगा। अब 55 सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव
तैयार कर लिया है, दस्तखत हो गए हैं उनके। अब इसे एक स्पेशल मेजॉरिटी से संसद में पास किया जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 543 की जैसे लोकसभा है तो 272 को तो हां करनी ही होगी। उसके अलावा जितने लोग उस वक्त संसद में मौजूद थे, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होने चाहिए और उसका भी बहुमत होना चाहिए। अब वो आंकड़ा तो सरकार के पास है। महाभियोग नॉन स्टार्टर भी हो सकता है क्या? कुछ नहीं होगा, जज का गिर जाएगा क्या प्रस्ताव, खारिज हो जाएगा। ये कुछ होता उससे पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस सूबे में इलाहाबाद हाई कोर्ट है जहां पर ये जज हैं, योगी आदित्यनाथ समर्थन में आ गए, पुरजोर समर्थन में आ गए जज के। जबकि हमारी संवैधानिक व्यवस्था, आजकल संविधान की बड़ी चर्चा हो रही है संसद में, 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा हो रही है संविधान की। सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, अलग अलग खांचे हैं, इनको अलग अलग रहना है। यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, पर इसका घालमेल हो रहा है। एग्जीक्यूटिव सत्ता पक्ष न्यायपालिका के एक न्यायाधीश के समर्थन में आ रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि भाई दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान तो हर हाल में होता है, दुनिया में अगर होता है तो सच्चाई में कोई बोलता है तो कौन सा अपराध हो गया। इन लोगों ने जज के खिलाफ भी महाभियोग का नोटिस दे दिया है। ये लोग अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, लोग अपने साथ संविधान की पुस्तक लेकर चलते हैं, इनको तनिक भी शर्म नहीं आती कि कुछ गलत नहीं कहा जज ने। तो जज राजनीति कर सकते हैं, राजनीतिक बयान दे सकते हैं। और एक लाइन पकड़ ली कि यूसीसी की बात कर रहे थे, यूसीसी की बात कर रहे थे या ये कह रहे थे जैसा बहुसंख्यक चाहेंगे वैसे ही देश चलेगा। क्या ये जज को कहना चाहिए? कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता। उस कसौटी पर कसने के लिए लगातार अब किसी भी जज को कुछ पैमाने तय कर रखे हैं हमारी व्यवस्था ने। अब कपिल सिब्बल वो कह रहे हैं ये भारत को तोड़ने वाली बात है, राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज ना बने। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है जस्टिस शेखर को। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला लेगा या संसद में यह बात जाएगी या इस पर राजनीतिक संयोग माने योगी आदित्यनाथ का बयान या प्रयोग चालू हो गया है और बहुसंख्यक की राजनीति की ताल ठोकी जा रही है। इसमें एक साइड स्टोरी भी आ गई। साइड स्टोरी है मोहन यादव, यूपी से सटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं, हमारे विरोधी कहते हैं कि हम भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हां, हम सुनाते हैं। हम डंके की चोट पर अब गौर कीजिए और तुम्हारी छाती पर पांव रखकर राम और कृष्ण की गाथा सुनाएंगे और तुम्हें सुननी पड़ेगी। भगवान राम और कृष्ण से तुम्हारे कौन से जन्म के झगड़े हैं? सभ्य समाज, दो मुख्यमंत्री ऐसी बोली बोलेंगे, सीधे सीधे जज के समर्थन में उतर जाएंगे, तो कोई भी जज, जैसा हमने देखा कलकत्ता हाई कोर्ट के जज इस्तीफा देते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होते हैं, बहुत ही अहम फैसला सुनाते हैं राम जन्मभूमि पर और राज्यसभा में सांसद बन जाते हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये क्या किसी और जमाने की बात हो गई? ऐसे में आज का सीधा सवाल, जो बहुसंख्यक कहे वही सही और जज बने नेता महाभियोग में लपेटा, यही तरीका है या इससे भी बात नहीं बनने वाली है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, रोहित अग्रवाल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी के,
एनडीए का अहम घटक है यह दल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव, स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। तो सौरभ मालवीय, जज राजनीतिक बयान देगा और मुख्यमंत्री पुरजोर समर्थन में कहेंगे कि क्या गलत कह दिया, सही तो कह रहे हैं जज। अच्छा एग्जीक्यूटिव का और न्यायपालिका का घालमेल देख रहे हैं हम, सही है ये? संदीप जी, यह राजनीतिक बयान नहीं है और ना ही मुख्यमंत्री उनके पैरवी में इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि वो कुछ गलत किए हों। वास्तव में न्यायमूर्ति डॉक्टर शेखर यादव का यह बयान देश हित में है और इस देश की परंपरा के अनुकूल है। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनका कथन क्या है? समान नागरिक संहिता एक सामान्य कानून जो सभी लोगों के धार्मिक समुदायों को एक साथ बढ़ाने में और सामाजिक सद्भावना को गति देने का कार्य करेगा, ऐसा उन्होंने उस कार्यक्रम में कहा। अब कार्यक्रम आपने एक वो लाइन पर आप भी जोर दे रहे हैं सौरभ मालवीय और मुख्यमंत्री भी, बड़ी लाइन क्या ये नहीं, बहुसंख्यक जैसे चाहेगा देश वैसे ही चलेगा, ये जज को किसी सार्वजनिक मंच से कहना चाहिए क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जज की गरिमा होती है और उसके बाद वह इस देश का नागरिक है। सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक कार्यक्रमों में वह राजनीतिक दल के मंच पर नहीं थे, वह सामाजिक संगठनों के मंच पर थे। तो जो व्यक्ति सामाजिक बताइए, तो सामाजिक, संदीप जी, किसी भी व्यक्ति को, न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, अन्य किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को क्या सामाजिक मंच पर जाने पर रोक दिया जाएगा? क्या भारत की गौरवशाली परंपरा पर, भारतीय ज्ञान परंपरा पर बोलने पर उस पर उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी? ज्ञान परंपरा, ये ज्ञान दिया जा रहा है कि हम सहिष्णु और उदार हैं, बच्चों को वेद अहिंसा पढ़ाते हैं हम, मतलब हिंदुओं के पैरोकार वो बन रहे हैं। एक जज हिंदू अवतार नहीं के रूप, सुन तो लीजिए मेरी बात, अगर मैं गलत कह रहा हूं काटिएगा ना बात को सौरभ भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी विचारों की, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए ना। तो हम सहिष्णु और उदार हैं, हम मतलब वो हिंदू बन गए। एक मिनट सुनिए ना, बच्चों को वेद अहिंसा पढ़ाते हैं, दूसरे लोगों के बच्चों के सामने वध किया जाता है। दूसरे लोग कहीं बाहर मुल्क से आए मुसलमानों के बारे में वो ऐसे कह रहे हैं, वध किया जाता है। ये कामाख्या मंदिर में क्या किया जाता है, जानना चाह रहा हूं मैं। ये जज को शोभा देता है। आप उनकी भावना को देखिए। अच्छा, भावनाओं नहीं, जज को शोभा, बिल्कुल। वह क्या कह रहे हैं? वह समाज की यथा स्थिति का चित्रण कर रहे हैं, वह समाज के, देश की यथा हालात को बता रहे हैं। भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी कामाख्या मंदिर हो या बकरीद हो या ईद हो या कुछ भी हो, किसी मतलब ये जज क्या इंसाफ करते होंगे अगर कोई मुसलमान आरोपी इनके सामने आ जाता होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कठमुल्ला शब्द गलत है पर मुझे इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। इंट्रो में भी बहुत अच्छा उठाया है। बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा? कठमुल्ला की बात उन्होंने किस संदर्भ में कही? किस जो नैरेटिव गढ़ा है इस्लाम में कठमुल्लों के बाद में, उस संदर्भ को कह रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय ज्ञान परंपरा को कह रहे हैं। इसलिए सार्वजनिक मंच पर कोई भी व्यक्ति यदि भारत की से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए मुद्दे को उठाता है तो उस पर भी, उसकी अभिव्यक्ति पर इतने बवाल खड़े हो जाएंगे। तो फिर तो जब जज ही सुरक्षित नहीं है, वही भारतीय ज्ञान परंपरा को, हिंदुत्व को और हिंदू जीवन दर्शन को नहीं बोल पाएगा। हम सबसे बड़ा इस अच्छा, हिंदू दर्शन में कामाख्या मंदिर आता है कि नहीं? वो भारतीय कामाख्या मंदिर आता है कि नहीं हिंदू दर्शन में? पशुपतिनाथ है ना? जीव हत्या को बदलनी चाहिए। अच्छा, जीव हत्या बदलनी चाहिए। ये परंपरा जब से शुरू हुई होगी, जब से वहां पशु की बलि दी जाती है, अगर वो ये बात पूरे संदर्भ में कह रहे होते तो बेहतर नहीं होता क्या?
मुझे लगता है कि संदर्भ यही है, हिस्सा जितना भी आया। अच्छा, ऐसा यही मुझे लगता संदर्भ है जो हमने जैसा कि पढ़ा। वो कौन सा विज्ञान, आप तो खुद प्रोफेसर हैं, एक जज कहता है अपनी जजमेंट में, वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है, इसको राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए। इसमें क्या गलत है? अच्छा, ऑक्सीजन छोड़ती है गाय? इसमें क्या गलत है? अच्छा, ऑक्सीजन छोड़ती है गाय? आप ये बताइए संदीप जी, इसमें गलत क्या है? अरे वही तो पूछ रहा नहीं, हूं। इसमें गलत क्या है कि वो कह रहे हैं कि गाय, मैं वही बता रहा हूं, अब मैं बता देता हूं। गाय में हम देवी देवता के रूप देखते हैं, गाय को पूजते हैं, गाय के दूध से पौष्टिक मिलती है, यानी हम बलवान भी होते हैं, शक्तिमान भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। तो जो मान्यता है पीपल का वृक्ष, गाय माता, यदि हम माता कहते हैं तो इसमें क्या गुण? गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, इसमें क्या संकट है भाई साहब? गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। अब देखिए किस संदर्भ में। अच्छा, संदर्भ, अरे भाई ये संदर्भ कमाल है। मतलब अरे फिर तो मैं आपसे कहने लगूं मेरे सवाल का संदर्भ समझिए, मेरे सवाल का संदर्भ समझ, आपका हर जवाब संदर्भ में खत्म हो रहा है। बिल्कुल, आप मेरे सवाल का संदर्भ समझ पा रहे हैं? एक बात कह रहा हूं और आपसे। अच्छा, मैं बहुत ही बेतुकी अतार्किक सवाल के ही संदर्भ में बात कर। अच्छा, मेरे सवाल का संदर्भ समझ गए ना आप? संदीप जी, आपके सवाल और आपके तर्क दोनों ही बहुत ही उच्च स्तर का है, इसीलिए संदीप चौधरी हैं और उसी के आलोक में हम भी अपनी बात रख रहे हैं। उसी के आलोक में रख रहे हैं। पर रोहित अग्रवाल, क्या एक मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का तो सम्मान हर हाल में होना चाहिए, दुनिया में अगर होता है तो सच्चाई को कोई बोलता है तो क्या अपराध कर देता है? आप जिस पार्टी, जिस विरासत को सहेज रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के यही विचार थे, जो बहुसंख्यक कह दे बस वही सही है, बाकी का कोई लेना देना नहीं, ये विविधता में एकता, ये सब कागजी बातें हैं। जज सही कह रहा है, मुहर लगा रहे हैं, नोटराइज कर रहे हैं मुख्यमंत्री। संदीप जी, जज एक इंसान है, भारतीय नागरिक है, आप पत्रकार हैं, आप भारतीय नागरिक हैं। किसी भी जज को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की उतनी ही आजादी है जितनी मुझको और आपको। नहीं है, गलत जानकारी, कोर्ट रूम में बिल्कुल नहीं है। किसने कह दिया आपको उनको पूरी आजादी है? वो नियम कायदों से बंधे हुए हैं। वो जज की कुर्सी पर आसीन है। न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन 1997, वो पढ़ना होगा जज को। जज आपके और मेरी तरह नहीं है कि हम खड़े होकर चौराहे पर कुछ भी बोल दें। ये कहां आप नहीं, एक उल्टी में जज को अभिव्यक्ति नहीं है। एक मिनट संदीप जी, एक मिनट। निजी जीवन में किसी भी जज को उतनी ही आजादी है अभिव्यक्ति की जितनी मुझको और आपको है। निजी जीवन में जब वो कोर्ट रूम के अंदर है, उस समय के नियम कानून उसके ऊपर लागू होते हैं। शायद मैं जिंदगी में, एक मिनट रोहित, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं, मुझे ये मानने में कोई वो नहीं, मैं थोड़ा दिमाग से इसकी तस्दीक करवाना चाहूंगा। वो अभिव्यक्ति की आजादी की पूरा अधिकार है। कोई परंपराएं, कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कायदे नहीं बन जाते जब एक पद पर आप जाते हैं, संसद की शपथ दिलाई जाती है। ऐसे ही कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के जज के पद पर बैठना। देखिए, जज का जो आचरण है वो मर्यादित होना चाहिए और 1997 पर इस पर प्रिंसिपल्स आ चुके हैं। ये बात तय हो चुकी है कि आपका आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों में आपकी निष्पक्षता का विश्वास बनाए रखें। और नहीं करेंगे तो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और ये जजेस ने खुद माना है। इस बारे में कानून मंत्री ने इसी साल पार्लियामेंट में बयान दिया कि ऐसा जजों ने खुद बनाया है। यही नहीं रुक जाता। 2002 में बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट आया 2002 में, उसमें 6 प्रिंसिपल्स हैं और इसको यूएन ने एंडोर्स किया। यूनाइटेड नेशंस ने ये एंडोर्स किया है कि अगर आप जज हैं तो ये 6 प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्थापित किया 7 मई 1997 को, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। बिल्कुल।
आपको क्या आचरण करना है सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित कर रखा है। वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया, हाँ, खुद किया, जजेस के लिए किया, खुद किया। उसके बाद 2002 में बेंगलोर प्रिंसिपल्स आए जिस पर यूएन ने मोहर लगाई, जिसमें आप क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, मर्यादा, कर्मठता, ये सारे वैल्यूज जजेस के लिए बताए गए हैं। आप सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा बयान नहीं और दे अगर सकते। आपको इतना बोलने का आपका शौक मर्यादित है तो फिर जज मत बनिए, बड़ी सीधी सी बात है रोहित। हाँ, देखिए ऐसा है, जो आप जितने भी आपने नियम कानून बताए हैं ये नैतिकता के आधार पे आप बात कर रहे हैं, जो कि उनको एडवाइजरी जारी की गई है। अच्छा। ये कोई कानून नहीं है। कानून के तहत कोई भी एडवाइजरी ऐसी नहीं अवेलेबल है जिसके अंदर जजेस के पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। संदीप जी, मैं अपने कॉन्सेप्ट में लगभग क्लियर हूं। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं अपने आप को करेक्ट कर सकता हूं। दूसरी चीज, मतलब अगर आप जजेस नहीं के नहीं ऊपर नहीं ये चीज अभी रुके applicable होती रहिए, है तो रुके member of रहिए, ना parliament ना के ना क्या- ना रोहित, इतने हल्के से थोड़ा जाने की बात है ये। आप कह दें कि आप अपनी बात पर टिके हुए हैं। मतलब जैसे आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो शपथ लेकर मंत्री बने हैं, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं थोड़ा सा बस मैं तह उसी में पे- जाते हैं। हाँ, नहीं संदीप जी, मैं उसी पे आ रहा था। मैं उसी पे आ रहा था। आप माननीय जयंत चौधरी जी पे आ गए और मैं राहुल गांधी जी पे आ रहा था कि जब राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं तो वो ये राहुल कह गांधी सकते हैं एक कि चाइना हमसे सांसद बेहतर है, भारत से नहीं बेहतर। नहीं, अब इधर उधर पतली गली से निकलने की कोशिश मत कीजिए। वो एक सांसद नहीं, है, member सरकार of का parliament, मंत्री और member of सांसद होना। parliament। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताइए। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं और वो विदेश में जाके सिखों के ऊपर वो विवादित टिप्पणी कर सकते हैं जिसके ऊपर काफी लंबी उनके बहस हो खिलाफ चुकी है। इंपीचमेंट मोशन आ सकता है ना, विदेश में उनको संसद से हटाया जा सकता है ना। और यही एक प्रक्रिया 55 सांसदों ने दस्तखत किए तो दीवार की तरह खड़े हो गए योगी आदित्यनाथ। आई एम ग्लैड आपने ये उदाहरण दिया। पहली चीज तो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी कोई दीवार की तरह नहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी तो सदन के मेंबर ही नहीं है। अरे impeachment उनका तो खाली समर्थन सदन कर में ही हो दिया। सकता है, सेपरेशन ऑफ पार्लियामेंट में हो पावर्स सकता होती है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग रहना चाहिए। यहां एग्जीक्यूटिव सत्ता पक्ष पूरा समर्थन दे रहा है एक जज को। संदेश समझिए, कोई मैं नादान थोड़ा बैठा हूं, कहता हूं कि मैं नादान हूं, मासूम हूं नहीं। नहीं, आप बिल्कुल क्या आजाद संदेश हैं। दिया जा रहा है? देखिए एक चीज तो संदीप जी, अगर मुझे थोड़ा सा, मुझे अगर खाली आप 30 सेकंड दे दें मुझे पूरी बात रखने का, प्लीज, तो मुझे एक लगता है मैं मिनट अपना लीजिए। नैरेटिव थोड़ा बेहतर तरीके से आपको रख, जी जी प्लीज, एक मिनट है ना। लीजिए। तो हाँ। देखिए ऐसा है, जैसा कि आपने जजेस के लिए कहा वैसा ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अच्छा, तो जब मतलब राहुल राहुल गांधी गलत विदेश कर में रहे हैं, जाके इसलिए कहते हैं अब कि संविधान- आपका कहना यह है जो राहुल गलत कर रहे हैं तो जस्टिस शेखर यादव भी गलत कर सकते हैं, है ना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। पहली चीज तो ये है कि व्यक्तिगत तौर पे जस्टिस शेखर ने क्या बोला है इसका बेहतर अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो जस्टिस शेखर दे सकते हैं। तो जस्टिस शेखर को मौका दिए बिना अगर उनको आप सूली पे चढ़ाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो, परंतु उससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ क्योंकि नहीं। अगर महाअभियोग की हम बात कर रहे हैं तो महाअभियोग विपक्ष ला सकता है और विपक्ष लाके उसको पास करवाए सदन के अंदर, अगर विपक्ष के अंदर ताकत है और विपक्ष को लगता है कि ये गलत हुआ है तो। नहीं, दूसरी गलत बात हुआ है ये कि है, नहीं, मैं जिस आपसे तरीके जानना से- चाह रहा हूं। जज ने ठीक किया, जज को ऐसे सार्वजनिक बयान देने चाहिए रोहित। नहीं, देखिए ऐसा है संदीप जी, कई बार होता है कि हम अपने कहे हुए शब्दों के लिए जिम्मेदार होते हैं और हम अपने कहे हुए भावार्थ के लिए जिम्मेदार होते हैं। सामने वाला क्या समझ रहा है हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। अच्छा, तो चलिए, उन्होंने जो भी क्या समझे बोला है और वो हो। क्या अच्छा, मैं समझाना दूसरा चाह रहे थोड़ा हैं। दूसरे तरीके से पूछता हूं। हाँ। चौधरी चरण सिंह ये बात मानते थे क्या कि जो बहुसंख्यक कहेगा वही सही है, मतलब मेजॉरिटी जैसे चाहेगी बस वैसे ही चलेगा देश? तो जो हाशिए पर हैं, जो कमजोर हैं, जो अल्पमत में हैं, उनकी बात कोई सुनने की, उनकी बात पर तवज्जो तरजीह देने की कोई जरूरत नहीं है? देखिए संदीप जी, भारत रत्न श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की अगर आप बात करते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। अच्छा। और विचारधारा के तहत उन्होंने हमेशा जाति तोड़ो आंदोलन चलाने का काम किया। सवाल का जवाब दे उन्होंने दीजिए ना। अंतर जातीय विवाहों नहीं, समाज शास्त्र या मैं बता रहा हूं ना, फिलोसफी मुझे- का मुझे- लेसन ना शुरू मुझे- कीजिए, मुझे सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए। चौधरी चरण सिंह यही बात मानते थे क्या? 30 सेकंड तो दीजिए, मुझे 30 सेकंड तो दीजिए। देखिए चौधरी चरण सिंह जी विचारधारा थे,
जिसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा देश के अंदर नफरत कम करने की बात कही थी। दूसरी बात यह है, देश के अंदर चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबसे पहले हमको उसके अंदर इंसानियत देखनी चाहिए, धर्म के अलावा। हमको धर्म और जातियों पे उसको बांटने तो की ये बात नहीं बयान करनी की चाहिए, सिर्फ जो अब आज बहुसंख्यक समाजवादी जो पार्टी चाहे के वैसा नेता ही, जो कर रहे हैं। बहुसंख्यक चाहे वही सही, वो सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, चलिए, देश कम का से हर कम आपने नागरिक ये के बात पास मानी। अपने पर अधिकार हैं। अनुराग भदौरिया, यही तो प्रजातंत्र का तकाजा है। डेमोक्रेसी इज अबाउट नंबर्स। अब दूसरा पक्ष भी तो देख लें, जो बहुसंख्यक चाहेगा वही तो होगा। जो भाई 403 में से 202 विधायक जिसके पास होंगे वही तो सरकार बनाएगा ना उत्तर प्रदेश में। वही मैं आपसे कहना चाह रहा था। आपकी आवाज को क्या हुआ ये? न्यायपालिका नहीं नहीं, आपकी आवाज तो अभी डिजिटाइज हो आवाज गई। आ रही है? नहीं नहीं, आवाज को ठीक करिए पीसीआर। पहले कंचना आप जवाब दीजिए। जी जी संदीप जी, पहले तो मैं सौरभ मालिया, क्योंकि बायोलॉजी मैं भी पढ़ी हूँ और पीएचडी की हुई बायोलॉजी में, लेकिन आज तक फिजियोलॉजी पढ़ी, एनाटॉमी पढ़ी, सब कुछ, कभी ये नहीं पढ़ने को मिला कि गाय जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। हाँ। इनके इस ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाकर फिर से सोच रही हूँ कि पीएचडी कर ही लूं। लेकिन जब बात बहुसंख्यक की हो रही है, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, अगर हिंदू बहुसंख्यक की चलेगी, संविधान की नहीं चलेगी, तो आप ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि आप देश को संविधान से नहीं चलाना चाहते हैं? और दूसरा, अगर बहुसंख्यक हिंदू की चलेगी, तो हिंदू में भी बहुसंख्यक कौन? फिर से कल ओबीसी एससी एसटी कहेंगे भाई बहुसंख्यक हम हैं, हमारे मर्जी से चलेगी। आप चिल्लाते हो कि हम 80 करोड़ को राशन फ्री में देते हैं, 80 करोड़ लोग कल का कहेंगे बहुसंख्यक हम हैं, देश हमारे हिसाब से चलेगी, हमारे कानून से चलेगा। और कल के बहुसंख्यक कहेंगे कि हम टैक्स नहीं भरेंगे, हमारी मर्जी से हम टैक्स नहीं भरेंगे, तो क्या आप उनको एग्जेम्प्ट कर दोगे, उनको छोड़ दोगे? कल को कहेंगे हम ईएमआई नहीं भरेंगे, उनको छोड़ दोगे आप किसान 11 करोड़ से ज्यादा इस देश में किसान है, 50-50 मेल और फीमेल है, वहां पर कैसे कौन सा प्रिंसिपल आप लागू करोगे? ओबीसी में तमाम छोटी छोटी जातियां, अगर कल का यादव कहे कि ओबीसी में भी तो बहुसंख्यक हम हैं, कुशवाहा कहे, कुर्मी कहे बहुसंख्यक हम है, देश हमारे हिसाब से चलेगा, तो आप कैसे इसको डिवाइड करोगे? डिवीजन तो क्या है आप तो डिवाइड तो आप कर आपका? रही थी कंचना। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी तो आप लोगों ने बहुत सालों तक की ना। MY एक अपना समीकरण बनाकर मुस्लिम यादव, आप भी 15 साल तक सत्ता सुख भोग कर गए ना। तो अब यहां पर दूसरी तरफ से बहुसंख्यकों की बात हो रही है तो आपको परेशानी हो रही है। ये राजनीति तो आप कर चुके हैं। नहीं, हमने कभी डिवाइड नहीं, संदीप जी, हमने कभी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स नहीं की। अगर डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अंग्रेजों ने एक गहरी खाई हमारे देश में छोड़कर गई थी और उसी खाई को वो और भी गहरी करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हमने कभी नहीं कहा कि हम MY समीकरण है। तेजस्वी जी ने हमेशा खुलकर कहा कि हम माई नहीं, अब बाप की भी पार्टी है। और अगर आप किसी पार्टी को लेबल कर दोगे, इसी जाति का वोट मिलता है, इसी जाति का वोट नहीं मिलता है। अगर आप वोट परसेंटेज उठाकर देख ले, किसी पार्टी को लेबल कर देना, अगर दलित है कोई लीडर तो ये तो दलित लीडर है, वो सबका लीडर क्यों नहीं हो सकता? अगर यादव है तो ये तो यादव लीडर है, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीडर है। नहीं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नहीं, ये लेबलिंग होती है। नहीं, अनुराग भदौरिया, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का अगर सम्मान करने की बात की जा रही है तो गलत क्या है इसमें? देखिए, मैंने आपसे बोला जो आपकी आवाज फिर अभी ठीक नहीं हुई है, न जाने आप कहां बैठे हुए हैं। कंचना, आप इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, योगी आदित्यनाथ बांटने और काटने की बात, डिवाइड करने की बात किसने कहा? योगी आदित्यनाथ ने ही कहा था। हमने तो नहीं कहा था कि बांटेंगे कटेंगे। अरे सदियों से आपने तो बांट के रखा ही है, हमें जातियों में बांटा है, धर्मों में बांटा है। और अभी जो ये बात करे बहुसंख्यक की, मैं मध्य प्रदेश की सीएम को उनके स्टेटमेंट पढ़ी और ये गायनोकोलॉजिस्ट का ही मैं आपके चैनल पर कल भी दिखाई थी, 52 पोस्ट था। और पता है जो अपर का जो यूआर सीट है ना, किसी को 75 नंबर से कम नहीं मिला है, लेकिन जहां से ओबीसी शुरू होता है वहां से 50 से कम नंबर मिला है। ऐसे मार्किंग की गई है। जहां से दलित शुरू होता है वहां 40 से कम मार्किंग की गई है। खुलेआम आप डिवाइड कर रहे हो, आप वर्ड व्यवस्था जो है उसको उसी हिसाब से मार्किंग कर रहे हो। पर निर्मल कुमार हैं हमारे दर्शक, एक हैं। सेकेंड, कंचना सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हैं। वो कह रहे हैं एक देश एक कानून लागू होना चाहिए, भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार रखने का अधिकार होना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों पर इतने प्रतिबंध क्यों हैं?
नहीं, सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने हटाया। उनको ये कहा कि आरएसएस जो है, अब कोई भी सिविल सर्वेंट हो, अधिकारी हो, आरएसएस ज्वाइन कर सकता है। और इसी प्रतिबंध जो था उसको हटाते ही आप जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर को जो सेपरेट होने की बात कर रहे हैं वहीं पर खत्म हो जाता है। क्योंकि आरएसएस कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, वो एक पॉलिटिकल विंग है और पॉलिटिकल काम करती है, खुले में करती है, सरकार बनवाती है, एजेंडा चलाती है। और ऐसे में अगर आरएसएस अधिकारी ज्वाइन करने लगेंगे, अगर बीएचपी विश्व हिंदू परिषद जो है एक जस्टिस जाकर ज्वाइन करने लगेंगे, तो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है ही कहां पर? कल का वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, बस एक भाषण देना है, रविंद्र नागुल हैं जबलपुर वासी, उनको चुनाव का टिकट वो कह रहे हैं कि जस्टिस शेखर यादव का 2027 में बीजेपी की तरफ से टिकट पक्का। नहीं, उनको एडवांस में हम भी बधाई दे देते हैं। इतनी उन्होंने कोशिश की है, हिम्मत जुटाई है और एक कम्युनिटी के खिलाफ और अपने संविधान के खिलाफ, अपने रूल बुक के खिलाफ जाकर उन्होंने भाषण दिया है, तो डेफिनेटली उनको इनाम तो मिलना चाहिए। जैसे इनाम एमएस गिल को भी मिला था, अपनी कुर्सी भी योगी जी छोड़ कंचना, जैसा इनाम एमएस गिल को भी मिला था। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त वो रह चुके थे और राज्यसभा भेजा था कांग्रेस ने, याद होगा ना एमएस गिल। देखिए, हमें जैसे अभी यहाँ पर एनडीए के और प्रवक्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम गलत कार्यों का सपोर्ट करते हैं, हम नहीं करते हैं। जो गलत है, अगर कांग्रेस गलत कर रही थी तो हमने उसको खुलकर उसके खिलाफ बोला था और आज भी बोलेंगे अगर कांग्रेस कुछ गलत करेगी। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि बीजेपी कुछ गलत करे तो हम इसलिए चुप हो जाए, क्योंकि कांग्रेस भी एक जमाने पर इमरजेंसी लगाई थी। आज के इमरजेंसी पर हम बात नहीं अब करेंगे। यहाँ पर कई दर्शकों के एक ही तरह के सवाल आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसकी तह में भी जाना चाहूंगा। संतोष राज्य वैद्य हैं, इंदौर वासी हैं, अभय दुबे, वो कह रहे हैं न्यायाधीश को भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये बहुत ही एक खतरनाक ट्रेंड नहीं स्टैब्लिश हो जाएगी? न्यायाधीश का मतलब होता है निष्पक्ष, आप एक ओहदे पर बैठे हैं, आपके अपने विचार क्या हैं उनको आपको दरकिनार कर सत्य की तह में जाना होगा। तो ऐसे में अगर हर एक आदमी के अपने बायसेस होते हैं, मेरे भी हैं, एक न्यायाधीश के भी होंगे, पर वो अगर सार्वजनिक मंचों से उनका इजहार करना लगेगा तो फिर उनके फैसले, उनके आदेशों की निष्पक्षता भी तो सवालों के घेरे में आ जाएगी। संदीप जी, उनके फैसले क्या होंगे ये तो बात थोड़ी देर के लिए छोड़ ही दीजिए। जो फैसले वो दिए होंगे उनके ऊपर विचार कराएंगे। अभी तो सीधे ये है कि वो और योगी आदित्यनाथ मिलकर लोकतंत्र को नए सिरे से परिभाषित करना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा होनी चाहिए। पुनर्परिभाषा क्या है? लोकतंत्र बहुमत और अल्पमत का खेल है। जब आप कहते हैं संख्याओं का मामला है, नंबर गेम है, तो बहुमत और अल्पमत का खेल है लोकतंत्र। लेकिन बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद का खेल नहीं है लोकतंत्र। इन दोनों बातों में फर्क है। मेजोरिटी और मेजोरिटेरियनिज्म के बीच में फर्क है। बहुमत एक ऐसी चीज होता है जो बनती बिगड़ती रहती है। आज जो बहुमत में है कल अल्पमत में चला जाएगा, जो कल अल्पमत में है आज बहुमत में आ जाएगा। इस बात के लिए संघर्ष होता है और होड़ होती है, जो बिल्कुल सही है, संविधान सम्मत है, सारी दुनिया में होती है, भारत में भी होती है, अभी तक होती रही है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही आप परमानेंट मेजोरिटी के लिए कोशिश करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं कि हमारी मेजोरिटी स्थायी होगी, यानी हम किस धर्म के हैं, किस भाषा के हैं, किस जाति के हैं, किस समुदाय के हैं, किस नस्ल के हैं, इसके आधार पे हम कहेंगे कि हमारा ही बोलबाला होना चाहिए, हमारे हिसाब से ही सब चलना चाहिए, तो वो समस्या वहां पे पैदा होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी परमानेंट मेजोरिटी कायम की जाए इसका समर्थक है स्पष्ट रूप से। उन्हें कोई संदेह नहीं है इस बात में। शेखर पाठक नहीं, राजनीति वही बात कही है। राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक बयानबाजी और राजनीति का प्रवेश सुप्रीम कोर्ट में भी वो हमने 70 के दशक में भी देखा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या विपक्षी जो खेमा है वो बिल्कुल दूध का धुला है। लेकिन अब खुल्लम खुल्ला अगर राजनेता, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के साथ कदमताल करती दिखेगी, इसके लोकतंत्र के लिए क्या मायने? इसके लोकतंत्र के लिए मायने ये है कि जो बात अभी शुरू हुई है, जब संविधान की शपथ लेने वाला एक मुख्यमंत्री और न्यायिक आचरण कैसा होना चाहिए इसकी सीमाओं से बंधा हुआ हाई कोर्ट का एक न्यायमूर्ति
जब ये बात कह रहा है तो वो दिन दूर नहीं है जब संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद खड़े होकर कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नुमाइंदगी भी करते हैं। और ऐसे वो दिन में दूर नहीं है मोहन और आप रोक नहीं यादव पाएंगे। मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं, हमारे विरोधी कहते हैं कि हम भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ, हम सुनाते हैं, हम डंके की चोट पर और तुम्हारी छाती पर पांव रखकर राम और कृष्ण की गाथाएं सुनाएंगे और तुम्हें सुननी पड़ेंगी। मतलब कोई कार्यकर्ता कहे, कोई स्पष्ट रूप से एक गैर राजनीतिक संगठन, भाई बीएचपी है, बजरंग दल कह रहा है, तो ठीक है, मुख्यमंत्री ये बयान देंगे। राजनीतिक विमर्श किस तरफ जा रहा है? मैं आपकी बात दोहरा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति, ये तीनों संविधान सम्मत पोजीशंस हैं, पद हैं, उन पे सर्वोच्च पदों में से एक हैं। उन पे खड़े हुए लोग जब ये बात पिछले कह रहे वाला हैं, सवाल लीजिए, तो आप समझ लीजिए क्या अभी क्या एक होने बहुत ही अहम सवाल एक दर्शक ने पूछा है, दिबांग राजेश यादव हैं निवाड़ी मध्य प्रदेश के। वो कह रहे हैं अगर बहुसंख्यकों के हिसाब से ही देश चलेगा तो बांग्लादेश में जो हो रहा है क्या वो सही है? बिल्कुल, मैं यही आपसे कहने वाला था कि अगर इसी बात को बांग्लादेश में लोग कहने लगे तो फिर क्या होगा। मेरे ख्याल से तो बहुत ही शर्मनाक किस्म का बयान है, और ख़ासतौर पर अगर एक जज ऐसा बयान दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो कानून चलता है, न्यायालय चलता है, वो बहुसंख्यक वहाँ जाके वोटिंग नहीं हो सकती। वो तो एक कानून बने हुए हैं, आप कानून के हिसाब से चलाते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं बहकी बहकी। और ये जज साहब, आपने तो बताया कि जिस तरह से उन्होंने अपना जो जजमेंट लिखा है, उसमें जजमेंट में ये भी लिखा कि भाई ये जो घी है, इसको जब आप यज्ञ में डालते हैं तो सूर्य की किरणों को उससे ऊर्जा मिलती है और तब जाकर बारिश होती है। यानी आप तो साइंस को भी बिल्कुल बदले दे रहे हैं। ऐसे जजेस का कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। पर समर्थन मिल रहा है ना। अगर इनको अंडरस्टैंडिंग इतनी ही है तो इनको किसी तरह का कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। इनको दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए कि भाई जाइए, चीजों को समझ कर आइए। अगर समर्थन मिल रहा है तो वो तो पॉलिटिकल है। देखिए, अब राजनीति में भाई संसद में नंबर्स तो है नहीं, वो मेजॉरिटी इंपीचमेंट के लिए तो है नहीं। क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, बुलाया है इन जज को, और क्या फैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम, क्या वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? मेरे ख्याल से अब वही ज़्यादा महसूस हो जाता है, क्योंकि मैं तो हैरान हूँ जिस तरह से चौधरी चरण सिंह की पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो ठीक है, ये जो है ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, ये कोई कानून नहीं है। देखिए, चौधरी चरण सिंह तो वो थे कि उनको पता चला कि एक कैंडिडेट जो है वो करप्ट है, उन्होंने उसकी रैली में जाकर कहा इसको मत वोट देना, ये मेरा आदमी है पर ये करप्ट है। इस तरह का वो पॉलिटिशियन था, और उसके लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो बहुत ही एक शर्मनाक बात है। मैं ये कह रहा हूं कि एक उसमें इंप्रूवमेंट ये हुई है कि उनसे जो गंभीर किस्म के केसेस थे वो वापस ले लिए गए हैं। 2 दिन के अंदर ही अंदर सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो कि एक वेलकम चेंज है। और मुझे लगता है कि उनको अच्छी तरह से बताना चाहिए, दोबारा ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए, या उनको अभी रोस्टर पे नहीं लगाना चाहिए। हाँ, रोस्टर से तो वो हट ही रहे हैं। वी गणेश हैं हमारे दर्शक, हैदराबाद वासी हो, कह रहे हैं प्रजातंत्र में बहुसंख्यक की सरकार बनाते हैं। देश तो खासकर 10 वर्षों से बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चल रहा था, नया क्या है? ये शायद थोड़ी कंफ्यूजन हो रही, भाई सरकार बनाते हैं पर सब कुछ कानून, पूरी व्यवस्था जो बहुसंख्यक चाहेगा वैसे ही हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है। और वही संविधान की जो चर्चा हो रही है, विविधता में एकता की जो बात है, और जो अलग अलग आपको सेफगार्ड्स दिए हैं संविधान ने हर तबके को, वो इसीलिए तो है। अगर वो हम कंफ्यूजन ना पालें इसमें। अगर इन जज साहब की बात माने, अगर वही बात करें तो बिल्कुल मारकाट मच जाएगी। आप कहाँ चुनाव वो करवाएंगे इसका कि भाई कहां पर किस क्षेत्र में कौन बहुसंख्यक है कौन अल्पसंख्यक है, आप ये कैसे तय करेंगे? ये बिल्कुल फर्जी बात है, बेकार बात है। तो कश्मीर में जो वहां पर मुसलमान बहुसंख्यक है वो जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। बिल्कुल, मैं अपने ट्रक में समर्थक भर के ले आऊंगा, वो हिसाब से होगा। हम कौन सी बात कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं हम? और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जज साहब हैं इनको तो अब रेस्ट दे देना चाहिए, इनको ट्रेनिंग पर भेजना चाहिए। जब बात समान नागरिक संहिता से जोड़कर कही जाए कि नहीं, वो तो सिर्फ समान नागरिक संहिता की बात कर रहे थे कि वो कोई बहुसंख्यक कोई अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भाव है, जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, व्यवहार और आचरण कैसा होने चाहिए, जो उसमें मुख्य भाव क्या है कि आप निष्पक्ष हैं, ये भाव आपके आचरण में आना चाहिए।
क्या आपने जो किया, जिस तरह का आपने बयान दिया, क्या उससे ये लगता है कि आप निष्पक्ष हैं बद्रे या आलम आप पूछ सिर्फ रहे हैं एक ही तरफ सवाल, की बात कर रहे गोरखपुर हैं? वासी हैं दिबांग, जब भेड़ ही खेत चरने लगे तो फसल की रक्षा कौन करेगा? बिल्कुल, और ये तो वो लोग हैं जिनको उसकी रक्षा करनी है, जिनको ये तो कहना है कि भाई हम लोग कानून से चलेंगे, संविधान से चलेंगी चीजें। और आप आपको ये कानून और नहीं करना, संविधान पे आपको तो निजी विचार, आपको अभिव्यक्ति की आजादी इतनी प्यारी है, आपको सार्वजनिक मंचों से कुछ बोलना है तो छोड़ दीजिए पद। तो आप छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, आप भी छोड़ दीजिए। और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है तो टिकट विकट भी आपको मिल जाएगा, लड़िए चुनाव। क्यों इस जगह को क्यों राशिद गंदा खान करते हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं सौरभ, राशिद खान दिल्ली वासी हैं, वो कह रहे हैं जब जजों की ऐसी सोच होगी तो अल्पसंख्यक इंसाफ मांगने कहां जाएंगे? जायज सवाल है, बढ़ा चढ़ाकर बात कह रहे हैं। संदीप जी, इस देश में अल्पसंख्यकों की चिंता करना, अल्पसंख्यकों के लिए सबसे अधिक योजनाओं के द्वारा लाभ देने का कार्य पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ। इससे ज्यादा सुखद और क्या हो सकता है। रही एक बात जरा स्पष्ट यहां मैं कर दूं, जज पर, न्यायालय पर विपक्ष को विरोध है, विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है, और सरकार में आने के लिए इस तरह के झूठ के झूठ आपको जस्टिस शेखर यादव पर विश्वास है सौरभ? बिल्कुल, दिल पर हाथ रखकर बोलिए। डॉक्टर शेखर यादव गरीबी से निकले हुए एक ऐसे परिवार से, मेरी बात सुनिए, यादव समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हिंदू समाज को उस वर्ग से आते हैं, उनके अध्ययन, उनके इस प्रतिभा को और भारतीय ज्ञान की समझ जो रखते हैं, उस पर भी यदि उनकी आस्था विश्वास पर सवाल किया जा रहा है, अरे वो न्यायालय के प्रांगण में नहीं बोल रहे हैं, वह बाहर के मंचों पर वो फैसलों में बोल रहे हैं, आप नहीं। आप थोड़े कंफ्यूजिया गए हैं दरअसल। अच्छा, हाँ, 2 सितंबर 2021 में उन्होंने अपने फैसले में कहा, आपने जो फैसला पढ़ा है, वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय ही एकमात्र जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। और आप जिस संदर्भ का उल्लेख कर रहे हो, फैसला सार्वजनिक रूप से बाहर आएगा तो डिस्प्ले करिए उसको। वो हम इस कार्यक्रम कैसी बात कर रहे हैं सौरभ भाई? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो आप उसके केवल हाइलाइट्स दे रहे हैं। आपने क्या पढ़ा? उनके गाय के संदर्भ के हाइलाइट्स दे रहे हैं, उनके घी के संदर्भ के हाइलाइट्स दे रहे हैं। अरे भाई, उसके आगे पीछे भी तो बहुत सारे तर्क और तथ्य होगा ना, केवल हाइलाइट्स को क्यों दिखाना, क्यों हाइलाइट्स को बताना? उसके संदर्भ में उन्होंने बकायदे, जज की कलम जब चलती है या वाणी जब निकलती है तो बहुत तर्कों को समझ। ये अशफाक खान, एक और मिला जुला सवाल ये पहले मैंने दिबांग से पूछा था, ये जगदीशपुर वासी हैं, राजस्थान में रहते हैं, ये कह रहे हैं भारत अगर बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश संविधान से क्यों चलने चाहिए? बिल्कुल क्यों नहीं। भारत पूरी तरह बहुसंख्यक, पूरे संदीप जी, एक सवाल, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। पूरे विश्व में कहीं मुसलमान सुरक्षित है, वो कहां है? एक उदाहरण दे दीजिए आप। एक अरे हिंदू सेफ एक है तो सेफ है। एक मिनट सुनिए ना। अरे सौरभ भाई, हिंदू अनसेफ कहां से हो गया? आप अनसेफ है क्या? मुझे तो कोई डर नहीं इस देश में। अरे सौरभ भाई सुनिए ना, मैं हिंदुओं की बात कर, मैं हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, मुझे तो कोई डर नहीं। हमारे राष्ट्रपति हिंदू, हमारे उपराष्ट्रपति हिंदू, हमारे प्रधानमंत्री हिंदू, हमारे सारे सेना के अध्यक्ष हिंदू। किस बात का डर भाई? आप क्यों बता रहे हैं कि एक है तो सेफ है? हम तो जैसे हैं वैसे में ही सेफ हैं। सब भारतीय हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो कृत्य हो रहा है वह भारत के संदर्भों में नहीं देखा जा सकता। ये जो सोच है तो वहां तो बहुसंख्यकों के हिसाब से चल रहा है ना। आप उसी तरह से देश चलाना चाह रहे हैं जैसे बांग्लादेश चल रहा है। ये बोलने की बात भारत में तभी बोल रहे हैं, बांग्लादेश की भाषा। अच्छा, ये तभी बोल रहे हैं, पर आपकी बात ही पलटी जा रही है। यहां पर एक सेकंड, मनोज सिंह काका जुड़े हैं, 2 ही मिनट मिले हैं, पर मनोज सिंह काका, बहुसंख्यकों के हिसाब से देश क्यों नहीं चलना चाहिए? इसमें गलत क्या है? देखिए, कल देश के सदन में संविधान पर चर्चा हुई और आपका जो सवाल है कि बहुसंख्यकों के हिसाब से देश क्यों नहीं चलना चाहिए, इस देश को जब हम 26 जनवरी 1949 को जब हम संविधान अंगीकृत आत्मार्पित किए और अधिनियमित किए, उसी दिन पूरे देश ने और समूचे राष्ट्र ने संकल्प लिया कि हम एक पंथ निरपेक्ष मुल्क होंगे, जिसमें सभी को, और संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में
सभी को धर्म के उपासना की, धर्म के स्वतंत्रता की उपासना की स्वतंत्रता दी गई। तो हमारा देश न बहुसंख्यक के हिसाब से चलना चाहिए, न अल्पसंख्यक के हिसाब से चलना चाहिए। हमारा देश दुनिया का नेतृत्व तभी कर पाएगा जब संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से, जहां सभी को प्रतिष्ठा और अवसर में समता मिले, सभी को अपने उपासना की, अपने धर्म की, अपने मजहब के उपासना की व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो। इसलिए कि अगर आप धर्म के आधार पे तो पाकिस्तान है ना, देखिए क्या हालात है, बांग्लादेश है ना, दुनिया में जो जो मुल्क धर्म के आधार पर हैं उनकी आज आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है आप देख रही हैं। हमारे यहाँ तो बहुलता में एकता, विविध। तो यही तो कह रहे हैं जस्टिस शेखर यादव क्या कह रहे हैं, छोटा सा जवाब चाहूंगा, वी टोटली रन आउट ऑफ टाइम। देश संविधान एक है तो कानून एक क्यों नहीं? देश में हलाला 3 तलाक नहीं चलने वाला, वो ये कह रहे हैं। देखिए जो जस्टिस शेखर यादव जी कह रहे हैं, क्योंकि देश के न्यायालय को इस देश के संविधान का संरक्षक कहा गया, और जब न्यायाधीश ही एक पक्षपाती और धार्मिक उन्मादी बात बोलेगा तो देश के लिए, सबके लिए बहुत खराब होगी। जो दिबांग सर ने बात किया उनके बात से सम्मत होते हुए समाजवादी पार्टी भी ये चाहती है कि ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं उन्मादी बयान दे, जिनके अब अपने संवैधानिक दायित्वों का जरा भी भान न हो, ऐसे लोग अगर हमारे लोकतंत्र में, हमारे न्यायिक प्रक्रिया में ना ही रहें तो अच्छा। ठीक है, 15 सेकंड प्लीज, टोटल टाइम ओवर हो चुका है, 15 सेकंड प्लीज। देखिए, एक दोहा है, रहीम का है, खीरा सर से काट के मलियत नौन लगाए, रहीमन ऐसे कड़वे मुखन को यही सजा सुहाय। रहीम साहब क्या कह रहे हैं, जिनकी तारीफ की मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के, कि रहीम और रसखान की उन्होंने तारीफ की, रहीम कह रहे हैं कि कड़वे वचन वाले को जैसे खीरा को किया जाता है ना, काट के उसमें नमक लगा के रगड़ा जाता है, अपमान सहना पड़ता है। नए नए मुख्यमंत्री हैं, जान लें कि इस तरह के बयान देना ठीक नहीं कि आप छाती पर पांव रखेंगे। कैसी भाषा है ये, कहां पहुंच गए हैं। अगर मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोलता है तो बाकी फॉलोअर्स क्या करेंगे, वो तो छाती पे पांव रख के खड़े हो जाएंगे। और संयम जरूरी, पालिका वो एक दूसरे के समर्थन में तो कतई उतरते दिखने नहीं चाहिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।